सौरभ जोशी नहीं जीता पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, केरल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, अरुणाचल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो काम करते हैं, आज उनके आशीर्वाद से उन बूथ कार्यकर्ताओं के जो दिन रात लोकहित में जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर आज हमने ये टीम पर आप पूछिए जिम्मेदारियां देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम जो मैडम का सवाल है मैं उसमें जवाब देना चाहूंगा कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो हमारे दिन रात जो विभिन्न परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दूसरा, शेष नेतृत्व। आप देखिए, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार 14 वर्षों से निरंतर दिन रात अपने परिवार को भूलकर, अपनी माता के मृत्यु को भूलकर जनता की सेवा जो कर रहे थे, आज उसका फल चंडीगढ़ की जनता को मिल रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत रही है। दूसरा, हमारे शेष नेतृत्व नितिन नवीन जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया, एक आम कार्यकर्ता से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और वैसे ही सौरभ जोशी को एक आम कार्यकर्ता को इस पद पर बिठाया गया। तो ये सिर्फ भाजपा में ही मुमकिन है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती। अगर आप कह रहे हैं कि सौरभ जोशी का संघर्ष नहीं था, ये कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, ये उस समय का संघर्ष है, ये 1925 से संघर्ष चला हुआ है, ये देश के आजादी से पहले संघर्ष चल रहा है। चाहे भारतीय जनसंघ थी, जब दीपक का निशान हुआ करता था और तब मजाक उड़ाया जाता था कि तेल खत्म हो गया दीपक का, और जब भारतीय जनसंघ ने विलय किया था जनता पार्टी के साथ, जब मूवमेंट खड़ा हुआ था, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारतीय जनसंघ ने सोचा कि हमें पार्टी से ऊपर देश हित में सोचना है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म किया था हमने जनता पार्टी में विलय किया। और विलय करने के बाद हमें लगा कि अब ये जनता पार्टी जिन मुद्दों में इकट्ठी हुई है वो देश हित में काम नहीं कर रही, तो उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का पुनर्निर्माण किया। और जिस समय पार्टी जब बनी थी उतना ही मेरे वर्ष हो चुके। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उस समय मेरे 1979 का मेरा बर्थ है, तो आज पूरे 46 वर्ष इस पार्टी को काम करते हो गए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को, बाकी मैं आपको आज नहीं कहूंगा कि ये जीत, ये हार, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज को लेकर लड़ती है कि जब तक अंतिम पद पे बैठा व्यक्ति, अंतिम पद पे कौन होता है? तो गरीब। जब तक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक ऊपर ना उठ जाए, तब तक हम देश को तरक्की वाला जीवन नहीं मानते। और आप देखिए, जब कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया था, तो दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता था कि सबसे ज्यादा बुरा हाल भारत का होगा। और देखिए क्या हुआ, उल्टा भारत ने अच्छे देशों को दवाइयां और सामान पहुंचवाया था। हाँ, यहाँ दिक्कत देश में नहीं है, यहाँ पे नैरेटिव सेट करने वालों की दिक्कत है। वो नैरेटिव कौन सेट करता है? विपक्षी पार्टी के क्या रह गए जो कहते थे कि जिन्होंने आजादी दिलवाई है, आज उनके देश भर में कितने प्रदेशों में सरकार रह गई। दूसरा, आज जब आप लोकसभा में जाते हैं तो उनके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गए, मात्र वो तो एक बस में भर के आ सकते हैं। वो सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि जिस प्रकार वो नैरेटिव सेट करते हैं, हमें उतनी ऊर्जा मिलती है देश हित के और लोगों के काम करने में। मैं फिर से एक बार अपने चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए अभी उधर मेरे गाल खींचे थे मेरे बड़े भाई की तरह, कहाँ चले गए? कौन? जतेंद्र मल्होत्रा जी। गाल इसलिए खींचे थे क्योंकि बचपन से हम बड़े भाई की तरह उनको माना। संजय जी खींच रहे थे, बबला जी खींचे थे, भट्टी जी खींचे थे, ये सब बचपन से हम लोग काम करते आ रहे हैं। मुझे याद भूलता नहीं है जब जस्टिस डी वी सहगल जी को यहाँ चुनाव
लड़ाया गया था 1989 में, तब मैं पहली बार बूथ पे बैठा था। मेरी उम्र कितनी थी? 10 साल। भट्टी जी उस समय जवान हुआ करते थे, अब संजय जी चले गए, अब मल्होत्रा जी चले गए, तो ये गान इसलिए खींचे थे, हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे कि हम उस समय 10 वर्ष की आयु में, जब मैं जस्टिस डीपी सहगल जी ने लोकसभा का चुनाव चंडीगढ़ से लड़ा था, तब पहली बार मैं बूथ पर बैठा था। और आज जितेंद्र भाई मल्होत्रा जी ने, संजय टंडन जी ने, जो हमारे चंडीगढ़ की हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी हों, चाहे धर्मपाल गुप्ता जी हों, चाहे ज्ञानचंद गुप्ता जी हों, चाहे यशपाल महाजन जी हों, चाहे कमला शर्मा जी हों, चाहे प्रेमसाद जैन जी हों, चाहे पंडित रामस्वरूप शर्मा जी हों, चाहे राजकुमार महाजन जी हों जो सबसे पहले यहाँ अध्यक्ष बने थे, और चाहे भाई संजय टंडन जी हों, इन सब के निरंतर जो इन्होंने चंडीगढ़ में काम किया, आज उसका फल हम जैसे कार्यकर्ताओं को, सुमन जी को, जसवंत जी और सौरभ जैसे कार्यकर्ताओं को खुशी इस बात की भी होती है और भावुक भी हो जाता हूँ। जो आपने पूछा, मेरे पिताजी के बारे में आया था। पिताजी मेरे पूर्व अध्यक्ष रहे यहाँ चंडीगढ़ में 1993 से 93 तक के बीच में। वो समय गरीबों के लिए काम किया करते थे, तो इन लोगों को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। जितने भी यहाँ ये जो सारे हमारी पार्टी खड़ी है, सौरभ नहीं बना, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ मेयर, ये सब मेयर और चंडीगढ़ की जनता मेयर बनी। अब मुद्दे की बात क्या है? अब मुद्दे की बात ये है कि मैं ऑफिस में आप लोगों को तब मिलूं क्योंकि मुझे करनी है चंडीगढ़ की जनता की सेवा। अभी आप लोग मुझे ऑफिस में लेके आए, मैं ऑफिस में नहीं बैठना चाहता था, मीडिया वाले लेकर आए। तो मेरी आपसे एक अनुरोध है मीडिया बंधुओं से कि अब आपने भी हमारा सहयोग करना है, नैरेटिव के जाल में नहीं फंसना है, और प्लीज चंडीगढ़ को अब हम गाली देना बंद करें। आप एक बात को मानते होंगे कि चंडीगढ़ जैसा शहर पूरे देश भर में कहीं नहीं है। आप खड़े पेड़ को बार बार अगर गाली देते हैं तो वो भी सड़ जाता है। तो अब चंडीगढ़ को हम नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे, अब चंडीगढ़ के बारे में हम पॉजिटिव बातें करेंगे। अब चंडीगढ़ की पॉजिटिव बातें क्या है कि चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा हरियाली है। चंडीगढ़ में साक्षरता 100% है, साक्षरता 100% है, और चंडीगढ़ के बारे में जो अच्छाइयां हैं वो हमें देश भर में गिनानी है। हाँ, लेकिन जो कमियां हैं चंडीगढ़ के अंदर वो आप लोग हमारे आगे लेकर आए ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। अब मैं चाहूंगा कि हमें अभी और भी कार्यक्रम में आगे जाना है।